आज के इस शुभ समारोह के आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान विशिष्टजन और सामने उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अनुकरणीय आदरणीय सहयोगी का स्मरण हमेशा आनंददायक है। मेरे लिए आज उस प्रकार का शुभ दिन है। बहुत सालों से मेरे परिचित थे स्वर्गीय श्रीपति शास्त्री। आज हम सब उनकी स्मृतियों की जुगाली के लिए एकत्रित आए हैं और इस शुभ अवसर पर उनकी स्मृति बनाए रखने हेतु अपने यहाँ के बंधुओं ने उनके विचार, उनका जीवन, उनकी जीवन झांकियाँ, इसका सब संकलन करके 3-4 ग्रंथों का समाकलन भी किया है। इसी शुभ दिन पर उसका भी विमोचन हो रहा है। इस निमित्त यह जो विशेष संस्था बनाई गई उनके नाम से, उनके स्थापकों ने अथवा योजकों ने उदारतापूर्वक उस शुभ कार्य के लिए मुझे निमंत्रित किया। आनंदपूर्वक मैंने मान भी लिया। उसके अनुसार मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ और उन जिन सन्मित्रों ने मुझे आमंत्रण दिया उसके लिए मैं उनका आभारी भी हूँ। 30 साल पूर्व 1991 में मुझे अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षण प्रमुख का दायित्व मिला। लगभग 15-16 साल तक उसी दायित्व में कार्य करने का भाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ। उस 15 सालों के प्रारंभिक दिनों में मेरे सहकारी के नाते अर्थात अखिल भारतीय सह बौद्धिक शिक्षण प्रमुख के नाते हमारे श्रीपति शास्त्री की नियुक्ति हुई। अतः लगभग 3-4 साल उसके कारण उसके निकट सहयोगी होने का भाग्य और उनके साथ काम करने के बाद अथवा दोनों हम एक साथ काम करते उस दृष्टि से मुझे भाग्य मिला और वह सारे अनुभव अत्यंत मीठे और उपकारी भी है। इसलिए विशेषतः मुझे वैयक्तिक लगाव भी इस काम में आने के लिए ज़रूर है। उसका स्मरण जब मैं कर रहा हूँ अभी, अपना जो सिलेबस है अखिल भारतीय संघ शिक्षा वर्गों का, कालानुसार योग्य सुधार
उसमें करने की आवश्यकता पड़ती है। उस दृष्टि से मेरे को बहुत अधिक सहायक बन गए अपने श्रीपति शास्त्री और बौद्धिक संघ शिक्षा वर्ग के बौद्धिक पाठ्यक्रम का सुधार, बौद्धिक चर्चा, संवाद, इस प्रकार के विषयों का सुधार करने में उनका योगदान ज़रूर अमोल था और बहुत आवश्यक भी था। उसी प्रकार मुझे श्रीपति नाम केवल बौद्धिक प्रमुख बन जाने के बाद में जानता था, ऐसा नहीं। दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन चारों प्रांत मिलकर प्रारंभिक दिनों में एक क्षेत्र था। क्षेत्रीय प्रचारक मान्य यादवराव जी थे। अब यादवराव जी के प्रवास में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम और अनुभव, सारे औद्योगिक औपचारिक कार्यक्रमों के बाद जो रात में हम बैठकर अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे, वो कालांश था। उस कालांश में मान्य यादवराव जी पूरे क्षेत्र की स्मरण रखने लायक विशेष बातें हमेशा बता रहे थे। उसके कारण उन दिनों हम सारे दक्षिण के कार्यकर्ता प्रत्यक्ष दर्शन के बिना नाम से प्राय सब लोगों को हम जानते थे। उनमें श्रीपति शास्त्री का नाम भी आया करता था। वे बहुत अच्छे सक्षम कार्यकर्ता थे मैसूर रियासत के। उस प्रकार अनौपचारिक बातों में एक बार मान्य यादवराव जोशी ने हमें बेंगलुरु के एक संस्था है राष्ट्रोत्थान परिषद, वे राष्ट्रोत्थान परिषद वाले व्याख्यानमाला की योजना करते थे और विषय भी महत्वपूर्ण थे। उस प्रकार की एक व्याख्यानमाला हुई राष्ट्रोत्थान परिषद बेंगलुरु में और विषय था भारत के विभाजन का इतिहास। और वक्ता थे, व्याख्याता थे श्रीपति शास्त्री। और संभवतः वर्ष था 1972। उस समय वे पुणे में प्राध्यापक थे। मान्य यादवराव जी ने कहा, मूलतः मैसूर के स्वयंसेवक आजकल पुणे में काम करते हैं, इतिहास का बहुत बड़ा ज्ञाता है। उसकी व्याख्या थी और बहुत प्रसिद्ध थी और उस व्याख्यानमाला में लगभग 2000 से अधिक स्त्री पुरुष उपस्थित थे और स्वयं यादवराव जी तीनों दिन उपस्थित थे और बहुत प्रभावी व्याख्यानमाला थी। और यादवराव जी का आग्रह था वो पूरा व्याख्यानमाला का विषय एक पुस्तक में आना चाहिए, परंतु पुणे में संघ कार्य संबंधित और अध्यापन संबंधित व्यस्तता के कारण यादवराव जी की इच्छा अथवा आग्रह के अनुरूप मान्यवर श्रीपति शास्त्री बैठकर उसके व्याख्यान का पुस्तक रूप का आकार नहीं कर सके और बहुत वर्षों के बाद उस काम में सिद्धहस्त हमारे सबके नाम से परिचित ओवे शेषाद्री जी ने
उन टिप्पणियों के आधार पर किताब लिखी जो आज बहुत विख्यात पुस्तक है, जिसका नाम है द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। संभवतः मेरा अंदाज है आज भी अपने बेंगलुरु के प्रांत कार्यालय केशव कृपा की दस्तावेज स्टोर में श्रीपति शास्त्री की लिखी टिप्पणियाँ मिलने की संभावना है। कुछ भी हो, उन टिप्पणियों के आधार पर बिना देखे जिन्होंने जो एक्सटेम्पोरे भाषण दे दिया 3 दिन का, उसका एक रिकॉर्डेड वर्जन जैसा ये ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन आज उपलब्ध है, जो आज अत्यंत मूल्यवान है, आधिकारिक है और शेषाद्रि के नाम से वो संदर्भ ग्रंथ भी बन चुका है। उस समय तब तक मैंने अपने शास्त्री जी को नहीं देखा था, परंतु नाम से सुना था। वैसे तो अपने शास्त्री जन्मतः कर्नाटक प्रांत में, उत्तर कर्नाटक का भाग है, वहाँ के निवासी। उनके गांव का नाम हरिहर था, कर्नाटक के उत्तर और उस समय के बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दक्षिण छोर, उसके बीच के नदी के किनारे दक्षिण में हरिहर गांव है, वहाँ उनका जन्म हुआ। हम सब जानते हैं 1935 में उनका जन्म हुआ और वहाँ शाखा भी थी, और शाखा में सामान्यतः गांव की शाखा में बच्चे भी आते हैं, इसलिए 10, 11, 12वीं की आयु में वे भी संघ में आए, उनके भाई भी संघ में आए, इसलिए उनका प्रथम स्वयंसेवक विकास अपने गांव में ही हुआ। और गांव होने के कारण वहाँ पहुँचने वाले अधिक शहर के गृहस्थी कार्यकर्ता नहीं होंगे, संघ के प्रचारक ही होंगे, इसलिए प्रारंभिक दिनों में काम भी छोटा था। वहाँ आने वाले अपने अधिकारियों से उनका निकट परिचय हुआ और उनमें सर्वप्रथम मान्य यादवराव जी थे, सूर्यनारायण राव थे, स्वयं होवे शेषाद्रि थे और कृष्णप्पा, वे सब बाद में दक्षिण के संघ के कार्यकर्ताओं के बीच दिग्गज बन गए। इनसे इनका निकट परिचय था, इनके घर पर भी आया करते थे। उस प्रकार गठन होने के बाद एसएससी पास होकर उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वे उस समय के मैसूर रियासत, जिसको हम अंग्रेजी में मैसूर स्टेट कहा करते, उस मैसूर रियासत की राजधानी मैसूर थी, मैसूर में आए और उन्हें वहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त की। और उच्च शिक्षा जब उन्होंने प्राप्त की, उस समय उच्च स्तरीय उत्तीर्णता उनको प्राप्त हुई, उच्च स्तरीय उत्तीर्णता, और वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट भी हुए और पास हो गए। परंतु केवल शिक्षा प्राप्त करना उनका इरादा नहीं था, वहाँ संघ कार्य में लगे और मैसूर नगर के कार्यवाह तक बने। इसलिए बचपन से ही उनको शिक्षक, मुख्य शिक्षक, उसके ऊपर का कार्यकर्ता, नगर का कार्यकर्ता बनने का भी अनुभव प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ
अत्यंत मेधावी होने के कारण वे गोल्ड मेडलिस्ट होकर पास भी हुए। उसके बाद उनको भविष्य के जीवन में प्रवेश करना पड़ा। और उस समय सारे लोग जहाँ उनको पॉसिबिलिटी है प्रोग्रेस होने की, उसके अनुसार बाहर जाया करते थे। इसलिए वे मैसूर से और अपने गांव हरिहर से वे बाहर गए। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में सातारा, जहाँ उनका कोई परिचित था, वहाँ उन्होंने उसके बाद कुछ काम मिलेगा क्या इस प्रकार प्रयास किया। उसमें विचारित सफलता तो नहीं मिली। उसके कारण वे मुंबई में आए। मुंबई में थोड़े दिन इधर उधर घूमे, बहुत प्रयास किया। बीच में किसी एक हितकारी की सलाह के कारण वे पुणे में आ गए और पुणे में आकर उनको वहाँ उनको काम मिला और वहाँ वे कॉलेज के जूनियर प्राध्यापक के नाते वे काम करने लगे। उस समय से 50 साल वे पुणे में ही रहे। वे पुणेकार बन गए। 50 साल ने आधी सदी वे पुणे में ही रह गए और उनका पूरा जीवन पुणे में बिताया गया। तो उनके जीवन के 75 साल, 75 की आयु में उनका देहावसान हुआ। तो उनके जीवन के 75 साल का प्रथम कांड मैसूर रियासत में 25 साल का और 50 साल का उत्तर कांड वो पुणे में अर्थात महाराष्ट्र में हुआ। इस प्रकार उनके जीवन के कालखंड को हम दो में बांट सकते हैं। पूर्व कालखंड कर्नाटक प्रांत में 25 साल का, उससे 3 गुना कालखंड 50 साल का पुणे में और महाराष्ट्र में। इस बाद के कालखंड में उनके जीवन के लगभग 5 स्तर हम देख सकते हैं संघ की दृष्टि से और अध्यापक की दृष्टि से, और भी 2 खंड देख सकते हैं। अब संघ कार्य संबंधित एक तो वे पुणे महानगर के कार्यवाह बने काम करते करते, और उसके बाद पुणे महानगर के कार्यवाह बने। उसके बाद तीसरा पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के कार्यवाह बने, और चौथा पश्चिम क्षेत्र का कार्यवाह बने, और 5वां अखिल भारतीय स्तर के पदाधिकारी बने। इस प्रकार जब वे स्वयंसेवक के नाते ही पुणे में आए थे और जीवन के अंतिम क्षण में वे अखिल भारतीय अधिकारी बन चुके थे। इस 50 साल के संघ प्रगति का साक्ष्य पुणे नगरी को है। ये उनका एक है। और जब वे पुणे में आए उस समय वे केवल 2 भाषाएं जानते थे, अपनी स्वयं की मातृभाषा कन्नड़ और अंग्रेजी। उस समय हिंदी भी नहीं जानते थे, परंतु संघ शाखा में आते समय प्रतिदिन की शाखा में हमको अनौपचारिक बात, खेलना कूदना, सब कुछ करना, भाषण करना, ये सब पढ़ते हैं। इसलिए एक आदमी अपने आप भाषा सीखता है। उस दृष्टि से अपने श्रीपति शास्त्री मराठी बोलने लगे और उनके लिए मराठी भाषा कठिन थी। मराठी भाषा में क्रियापद लिंग वचन से बदलता है।
कर्नाटक भाषा में वैसा नहीं होता, हमेशा क्रियापद एक ही रहता है, परंतु मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार क्रियापद बदलता है। उनको बहुत कठिनाई थी, परंतु वे बोलने लगे और थोड़े ही दिनों में मराठी बोलने लगे, ग्रामर देखे बिना बोलने लगे, लिंग वचन न मानते हो बोलने लगे। और बाद में जब हम मिले थे एक बार, तब उन्होंने कहा, मराठी प्राइमरी क्लास के मेरे शिक्षक हमारी शाखा के बाल स्वयंसेवक थे, तो बाल स्वयंसेवकों से बातचीत करके धीरे धीरे वे मराठी बोलने लगे। साथ ही साथ हंसकर वे उन्होंने कहा हमसे, बट ग्रामर ऑफ मराठी was at my command, I was not commanded by grammar of मराठी। तो मराठी देखे बिना वे भाषा बोलने लगे, परंतु उसके फलस्वरूप संघ शाखा में एक रस बन गए और धीरे धीरे नगर के कार्यवाह, उसके बाद जैसा मैंने कहा ऊपर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर आ गई और संघ यानी संपर्क का काम, संवाद का काम, केवल संघस्थान का नहीं, इसलिए वे बहुत 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 परिचय हुए और अंततो गत्वा वे पुणे वाले बन गए। देखते समय पुणे महाराष्ट्र में संघरूढ़ नगर है और महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अड्डा है। वहाँ एक स्वयंसेवक नगर कार्यवाह, प्रांत कार्यवाह बन जाता है जो अमहाराष्ट्रीय है। ये सब संघ का इंद्रजाल है, ये संघ में ही ऐसा होता है। ये संघ में कभी अधिकारी ऊपर से नहीं थोपा जाता है, वो संघ के माटी से उभर आता है, वो काम करता है। करते 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 सहकारियों को लगता है अधिकारी बनने लायक अनुभव हमको इस आदमी से प्राप्त होंगे करके अनौपचारिक अधिकारितापन एक स्वयंसेवक को काम करते करते अपने ऊपर आता है। उसके बाद अधिकारी सोच विचार करके संघ का दायित्व देकर उसकी घोषणा होती है। तो संघ में ऊपर से नहीं थोपा जाता, परंतु संघ स्थान से उनका विकास होता है। वो जैसे गुलाब का फूल, जब गुलाब का फूल आता है हमारी नाक पकड़ती है उसकी सुगंध। फूल सामने आने से पूर्व फूल की सुगंध आती है और नाक पड़ती है और उसके बाद आंखें खोजती है और खोजने पर फूल नजर में आता है। इसलिए फूल की सुगंध पहले आती है और फूल का दर्शन बाद में होता है। यह संघ के दायित्व का भी रहस्य। इस प्रकार उनको बहुत अधिक दायित्व मिल गया और मुझे लगता है उसमें भी उनको प्रेरणा अपने बचपन काल के अनुभवों से मिली होगी। उन्होंने देखा होगा बाहर जाते समय संघ की शाखा उन्हीं के गांव में अथवा कर्नाटक में यादवराव जी आए थे, गोपालराव बाकरे, अन्ना शेष, नीलकंठ जामदार, ये सब नागपुर से अथवा महाराष्ट्र से आए थे। कोई भी कन्नड़ भाषा नहीं जानता था, परंतु वेरा समरस होकर वहाँ के बन गए और वहाँ वे सफल भी हो गए। उस प्रकार के संस्कार बचपन में ही मिलने के कारण बिना कहे, बिना निर्णय लेने की आवश्यकता
पुणे में वे समरस हुए और वे भी पुणे वालों के बीच और एक पुणे वाले बन गए। मैंने कहा यह है संघ का इंद्रजाल, यह है। तो इस प्रकार वे पुणे में उन्होंने काम करना ये प्रारंभ किया और उसके बाद धीरे धीरे वे आगे बढ़े और उनके अनुभव संपूर्ण महाराष्ट्र के होने लगे और महाराष्ट्र के जीवन के बारे में भी उनको समझना, काम करना, ये अनुभव उनको मिले। यह अपने उनके संघ विकास की एक बहुत बड़ी एक कथा है। ये अभी मैंने जब कहा तब मेरे मन में एक विचार आया। दादाराव परमार्थ हमेशा हमसे कह रहे थे, नो शाखा इज एलियन टू ए स्वयं सेवक। एक स्वयं सेवक जो है कहीं पर भी किसी भी शाखा उसके लिए पराई नहीं। इसलिए मैसूर वाले को पुणे की शाखा पराई होगी क्या? वो अपनी शाखा है और पुणे वाला मैसूर में जाता है, मैसूर वाला पुणे में आता है, शाखा मेरी है। इसके कारण वे समरस हो गए और वे सफल कार्यकर्ता बन गए। अपने अध्यापक, इसलिए वो कालखंड मैंने कहा, और जो मैंने कहा प्राध्यापन का कालखंड, वो बहुत विद्वान थे। इसलिए धीरे धीरे उसी पदवी में उच्च स्तरीय बनते बनते आखिर के दिनों में वो हेड ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट पुणे यूनिवर्सिटी में हो गए। हिस्ट्री के अधिकृत ज्ञाता, वेता, व्याख्याता थे वे। और उस दृष्टि से उनके अनुभवों का, उन तत्वों के कारण प्रभावित लोगों का स्मरण के अनुसार अन्य विषयों का खंडन मंडन सब करके एक स्मृति ग्रंथ बनाया गया है जो आज प्रकाशित हुआ है। उसके पीछे उनके द्वारा प्रभावित बुद्ध धर्मी लोग हैं, केवल शाखा के स्वयंसेवक नहीं। शाखा के स्वयंसेवक जरूर प्रभावित थे ही, जरूर प्रभावित थे, परंतु उसके अलावा प्राध्यापक के नाते वे बहुत लोकप्रिय थे, विद्यार्थी प्रिय थे। कारण जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एयर्स, एक विशेष प्रकार का स्टिफ कॉलर नेक अप्रोच उनका कभी नहीं था। इसलिए छात्र लोग पास जाकर बैठते थे और संवाद में बहुत बड़े होशियार थे। नेपोलियन का प्रसंग, चर्चिल का प्रसंग, सबका प्रसंग वो कहा करते थे। इसलिए नई नई बातें अत्यंत रोचकता पूर्वक छात्रों को मिलती थी। एक छोटा उदाहरण मैं आप लोगों से बता रहा हूं। उनका प्रसंग में उन्होंने एक बार कहा, और आप सोचिए अगर आप स्वयं कॉलेज के छात्र होंगे तो उस समय आप उनके साथ बैठेंगे कि उनके पास से जाएंगे? आप सोचिए। वे कहते थे पार्लियामेंट में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में चर्चा चल रही थी और ये विंस्टन चर्चिल सोशलिज्म के कट्टर विरोधी थे, कट्टर विरोधी। इसलिए चर्चिल ने एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा, ये सोशलिज्म, उसका मुख्य ये लास्की प्रोफेसर वे कोई नहीं, बेस्ट सोशलिस्ट और फर्स्ट सोशलिस्ट कोलंबस है, जिन्होंने अमेरिका डिस्कवर किया, इस प्रकार लोग कहते हैं। कारण क्या है मैं बता रहा हूं। कॉलेज छात्र के नाते आप स्वयं सोचिए, उनके सामने आप बैठे हैं। कारण क्या है? चर्चिल बताते हैं उनको, कोलंबस को इंडिया में जाना था, इंडिया विश्व प्रसिद्ध होने के कारण, इसलिए वे जहाज पर निकले।
जहाज को कैसे जाना उस प्रकार की जानकारी कुछ नहीं, किस दिशा में जाना वो जानकारी भी नहीं, परंतु निकले वहां से तो कहाँ जाते हैं? इंडिया जाते हैं। कैसे जाना बिल्कुल नहीं जानते। और चलते 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 वे एक गांव में पहुंचे। उन्होंने सोचा वह इंडिया है, परंतु वो इंडिया नहीं था। इसके लिए किसी को खर्चा करना पड़ता था। एक भी दमड़ी कोलंबस की नहीं थी, वो दूसरा कैपिटलिस्ट उसको फाइनेंस करता था। और पहुंचे दूसरे राज्य में और सोचा इंडिया में आ गए। इस प्रकार कहाँ जाना नहीं जानते, कैसे नहीं जाना जानते, और कोई खर्चा करते और उस प्रकार आप जाते, उस प्रकार का कोलंबस यही फर्स्ट सोशलिस्ट इन दी वर्ल्ड है, चर्चिल ने कहा। सब लोग हंस पड़े। तब आप सोचिए, जब इस प्रकार के प्रसंग अपने शास्त्री जी कॉलेज के छात्रों में, शाखा में नहीं बैठते, कॉलेज के छात्र कैसे वहाँ से बाहर जाएंगे, कैसे बाहर जाएंगे? उसी प्रकार उनका दूसरा कहना था, विश्व के सर्वप्रथम कम्युनिज्म मार्क्सिस्ट के आने के पूर्व भी विश्व में कम्युनिस्ट थे। फर्स्ट कम्युनिस्ट कौन थे? फर्स्ट कम्युनिस्ट थे बाइबल में जिनके बारे में कहा एडम। दूसरा कम्युनिस्ट है एडम की श्रीमती ईव, वे फर्स्ट कम्युनिस्ट थे। तब किसी ने पूछा कैसे, क्यों? अरे इसलिए मैं बता रहा हूं, वे दोनों पहनने के लिए कपड़े का टुकड़ा नहीं था, नंगे थे, नंबर 1। नंबर 2, खाने के लिए दोनों के लिए केवल एप्पल था। और 3, ये एप्पल खाना मना है, इसका उसके मालिक ने कहा। अब रहने के लिए घर भी नहीं, तो घर नहीं, खाने की चीज नहीं और पहनने की चीज भी नहीं, परंतु ये दोनों सोचते थे वी आर इन द पैराडाइज, ये कम्युनिज्म है, ऐसा कहा। ये छात्र सब हंसने लगे। तो इस प्रकार प्राध्यापक जीवन में प्राध्यापकों के बीच, छात्रों के बीच अत्यंत पॉपुलर हुए थे, और इसलिए वो जीवन भी उनका बहुत बहुत सफल था और वे कार्यमग्न भी थे इस प्रकार। और परंतु इस जीवन में उनका एक अज्ञात में नहीं कहूँगा, अल्पज्ञात एक हिस्सा है, वह है उनके परिवार संबंधित हिस्सा। मन में बचपन का हिस्सा कहा मैसूर का, और अभी पुणे का भी मोटे तौर पर कहा, आप लोग अधिक जानते होंगे। परंतु वे अविवाहित थे, विवाह न किया था, परंतु काम मिला था इसलिए प्राध्यापक थे, इसलिए पैसा भी मिलता था, और संघ कार्य मग्न करके रात दिन प्रचारक जैसे काम भी करते थे। उस दृष्टि से देखते समय उनका जीवन पूरे भारत में एक अनोखा जीवन है। प्रचारक जैसा जीवन, परंतु प्रचारक नहीं। गृहस्थ जैसा जीवन, परंतु गृहस्थ नहीं, परंतु सफल कार्यकर्ता। और उनसे जो अपेक्षाएं थी घर वालों को और संघ वालों को, वो सब पूरी हाजियत जाती थी। इस प्रकार एक सफल आदमी, ये उनकी छवि थी। ये सब सोच विचार करके उनके पिताजी ने सोचा, अरे ये मेरा लड़का वो संघ के लिए ही गया, ऐसा मैं नहीं कर सकता, और घर में पैसा भी भेजता है, दायित्व निभाता है, परंतु विवाहित नहीं, इसको कम से कम गृहस्थ बनाना चाहिए करके घर से उनके पिताजी निकले।
प्रवास की कठिनाई सहन करके वे पुणे में आए। उन्हीं के कर में 4-5 दिन ठहरे और उनका एक ही एक हेतु था, श्रीपति को गृहस्थ बनाना, एक बहू को ढूंढकर मंगलसूत्र बंधवाना इनसे। और पिता और पुत्र में क्या संवाद हुआ, क्या तर्क हुआ, टेढ़ी मेढ़ी बातें क्या क्या हुई, भगवान जाने। अंततो गत्वा क्या हुआ, वे अविवाद ही रहे और घर का कार्यवाह निभाते रहे। ये उनकी एक विशेष बात है। इस प्रकार के लोगों को मेरे मन में विचार आता है, अप्रचारक प्रचारक कहूं क्या, अगृहस्थी गृहस्थ कहूं क्या, गृहस्थी प्रचारक कहूं। एक विशेष समस्या है, उसका उत्तर देना कठिन है, परंतु संघ की बात है। इस प्रकार के लोग पूरे भारत में संघ के कार्यकर्ता के नाते उभर आए हैं, परंतु उनकी संख्या कम है, अपवादात्मक है, परंतु जरूर है। यह भी एक संघ की जादूगिरी का फल है ये। तो इस प्रकार, और घर की बातें, उनका घराना छोटा नहीं था। वे थे 8 संतान, 4 भाई 4 बहन, और माताजी गुजर गई थी बचपन में, और पूरा निम्न मध्यम वर्गीय लोअर मिडिल क्लास हाउस, और ये थे उच्च स्तरीय कॉलेज के प्राध्यापक। इसलिए बिना कहे वे अपना काम दायित्व सब निभाते निभाते घर में जो जो आवश्यकता है उसके लिए वे सहायता करते थे। वर्ष में 30 दिन 45 दिन छुट्टी के दिनों में वे घर पर जाकर ठहरते थे, और जाते समय उनकी स्मरण शक्ति अत्यंत तीक्ष्ण थी, हम सब जानते हैं। और इसके कारण किसको क्या क्या पसंद है और किस बहन को किस बहू को कौन सा रंग पसंद है वो सब जानते थे। उसके अनुसार पुणे से अथवा मुंबई से और कहीं पर से सब करके पैकअप करके घर पर जाकर सबकी इच्छाएं वो पूरी करते थे। और बीच में अगर किसी को काशी जाना, रामेश्वरम जाना, तीर्थ यात्रा के लिए जाना, उसके लिए भी मदद करते थे। और किसी को फीस चाहिए, ये कोर्स में चाहिए, उसके लिए ये फीस देना आवश्यक है, वो भी कहते थे। इसलिए घर का दायित्व पूरा निभाते हुए बाहर न कहे बिना ये करके वे गृहस्थ भी थे और प्रचारक के नाते काम भी करते थे। इसलिए मैंने कहा ये गृहस्थी प्रचारक है कि अप्रचारक की प्रचारक है। एक विशेष इस प्रकार का जीवन अनोखा है। तो इस प्रकार वे घर का काम भी ये निभाते थे। और इस प्रकार के आदमी के बारे में सोचते समय कालिदास के 2 शब्द है। वो 2 शब्द है अनर्थी प्रार्थनावह। भगवान विष्णु की स्तुति जब करते हैं रघुवंश में, उसमें विष्णु के ये 2 विशेषण है, अनर्थी प्रार्थनावह। उसका अर्थ क्या है? भगवान स्वयं अनर्थी है, उनको अर्थना कुछ नहीं, इच्छा कुछ नहीं, निरिच्छा है वे। तो अनर्थी, मांग नहीं भगवान को, स्वयं की मांग नहीं, परंतु सब लोग उनके पास जाते हैं मांगने के लिए, प्रार्थना वह है। इसलिए विष्णु अनर्थी है स्वयं, परंतु शेष लोगों के लिए प्रार्थना वह है। इसलिए कालिदास कहते हैं वे अनर्थी प्रार्थना वह। आप सोचिए, ये विष्णु जिसका पर्याय है श्रीपति, श्रीपति यानी विष्णु है। सो अपना जो विष्णु है श्रीपति, वे स्वयं अनर्थी कैसे जीते थे पुणे में आप सब लोग जानते हैं। सीधापन, अनर्थी, विशेष अर्थ ना कुछ नहीं,
परंतु घर वालों की अर्थना पूरा करने वाले प्रार्थनावह, वे अनर्थी थे, प्रार्थनावह थे। तो इस प्रकार के लोगों के बारे में भगवान ने गीता में और 2 शब्द कहे थे। जब उन 2 शब्दों का स्मरण अभी मैं कर रहा हूं, मेरे सामने श्रीपति शास्त्री आते हैं। एक परम भक्त का लक्षण क्या है, अर्जुन पूछता है, और भगवान कहते हैं बहुत लक्षण कहे, परंतु अभी आप लोगों के सन्मुख रखने के लिए 2 शब्द मैं कहूँगा। उसमें कहा है अनिकेत स्थिरमति ही भक्तिमान में प्रियो नरहा। वो भक्तिमान नर मेरे को प्रिय है जो अनिकेत किंतु स्थिरमति है। अनिकेत का अर्थ क्या है? जिसको कोई निकेत नहीं, निकेत नहीं। पुणे में आकर पैसा कमाकर उन्होंने फ्लैट नहीं खरीदा, फ्लोर नहीं खरीदा, घर नहीं बांधा, वे स्वयं अपने कमरे में रहे आखिर तक, अनिकेती थे, परंतु स्थिर चित्त थे, स्थिरमति थे। इधर उधर आदमी भटकने वाला हो परंतु मन भटकने वाला नहीं। इस प्रकार अनिकेत स्थिर चित्त थे अपने शास्त्री जी। तो इस प्रकार उनका जीवन कितना श्रेष्ठ है, तो आप इस प्रकार ये सोचिए। मैंने प्रारंभ में ही आपने कहा था अपडेटिंग द सिलेबस, उसके लिए वे बहुत बड़े सहायक थे। किस प्रकार उन्हें अपडेट किया? तृतीय वर्ष का बौद्धिक पाठ्यक्रम किस प्रकार अपडेट किया, केवल 2 उदाहरण में बताना चाहता हूं। पुणे में आने के बाद एक विशेष प्रकार का फायदा उनको मिल गया। पुणे और महाराष्ट्र संपूर्ण भारत के इतिहास में सुधार के लिए विख्यात है। सामाजिक दुराचार, सामाजिक अनाचार, लोगों की अंधश्रद्धा, लोगों का पिछड़ापन, उसके खिलाफ जुझारू मन से भारत में जहाँ जहाँ जूझ हुआ उसमें अग्रगण्य एक महाराष्ट्र है। अपने भारतीय सुधारों का इतिहास लिखते समय सर्वप्रथम का नाम महाराष्ट्र आएगा। उसकी राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी पुणे में वे रहते थे, काम करते थे, जुल मिलते थे, तो उसका महत्व उनको महसूस हुआ। साथ ही साथ भगवान की कृपा से और हम सबकी नतीजा के उसके उनके साथ ही पुणे के कार्य में दामू अण्णा दाते और तात्याराव बापट जैसे सहकारी उनको मिले, और उन दोनों को इस प्रकार का सहकारी भी मिला, और तीनों ने आपस में सलाह शुरू करके पतित पावन संगठन जैसे संगठन भी खड़ा किए थे। इसलिए उनको ये सामाजिक समरसता, सामाजिक सुधार, इस विषय का महत्व महाराष्ट्र के जीवन के कारण और महाराष्ट्र में पुणे के संघ कार्य के अनुभवों के कारण उनके मन में वो बैठ चुका था। इसलिए उन्होंने जब तृतीय वर्ष का पाठ्यक्रम किस प्रकार अपडेट करना सोचते समय उनका आग्रह था भारत में सामाजिक सुधार का इतिहास, ये विषय अपने तृतीय वर्ष में सभी स्वयं सेवकों के सन्मुख हमको रखना चाहिए। तब तक ये विषय नहीं था, और विषय केवल कहा उतना नहीं, उन्होंने उसके मुद्दे लिखकर भी दे दिए, ये मुद्दे हैं करके। और उस समय जिस प्रकार अपने वे गोपाल राव जाम्भेकर, इस प्रकार के सब मुद्दे उन्होंने बता दिए।
देखते ही शेषाद्री जी ने मान लिया, ठीक। उस साल से हमने उस विषय को अपने तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में भारतीय सुधार का इतिहास ये विषय रखा। केवल महाराष्ट्र का नहीं, विषय का भी विस्तार किया। दक्षिण में भी सुधार हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है, बंगाल में भी हुआ है, कहाँ कहाँ जहाँ छोटी मात्रा में बड़ी मात्रा में, ये विषय सब करके ये किया। और इसको भाषण देना विषय नया, इसलिए हमने दायित्व उन्हीं को दे दिया, दायित्व उन्हीं को दे दिया। तब वे विनोदी भी थे। तब जब शेषाद्री जी ने ये विषय बहुत अच्छा है, लेना है, ऐसा सब करके विषय का मंडन किया और कहा ये विषय प्रथम बार शेष अपने श्रीपति जी को देना चाहिए, इसलिए आपके 2 वर्ष 2 बौद्धिक होंगे, ये दोनों बौद्धिक आपको करना होगा। तुरंत अपने श्रीपति जी ने, सब लोग हंसे, कहा मुझे एक प्रसंग याद आता है। क्या है प्रसंग? घर वाले बैठे थे, बेटी की शादी होने वाली थी, इस प्रकार शादी जोरदार मनानी चाहिए, इस प्रकार चर्चा चली थी। सब एक बेटे ने कहा, नादस्वरम कहते हैं दक्षिण में, जैसे सहनाई, और तगिल कहते हैं डोल, और वो अच्छा माना जाता है। सो ये बहन की शादी में ये नादस्वरम होना चाहिए और ढोल भी बजाना चाहिए। सब लोगों ने हाँ 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 कर सिर हिलाया। तो पिताजी ने कहा, अरे हमारे पास उतना पैसा नहीं, इसलिए आप एक काम करो, आपने कहा, सब लोग ने माना है ना, नादस्वरम चाहिए, ढोल चाहिए, आप ही नादस्वरम बजाइए। ये मेरी हालत हो गई, ऐसा श्रीपति ने कहा। सब लोग हंसे, परंतु अंततोगत वे नादस्वरम वाले बन गए और वे विद्वान है, वो भी सिद्ध किया और सांगोपांग व्याख्या उन्होंने की। तब से ये विषय संघ के पाठ्यक्रम में आ गया। उसी प्रकार समरसता का विषय, मानव सेवा माधव सेवा, ये विषय उन्होंने सजेस्ट किया। उन्होंने और भी सजेस्ट किया था अपने संविधान में। ये अनुच्छेद 370 की चर्चा होती है, परंतु हमारे स्वयंसेवक क्या जानते हैं 370 क्या जानते हैं, इसलिए उस प्रकार के विषयों का भी अध्ययन के नाते, अध्यापन के नाते मंडन होना चाहिए, ये कहा। और मुझे याद है वह विषय हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो मार्गदर्शक थे बाला साहेब आप्टे, उनको दे दिया। और उस वर्ष बाला साहेब आप्टे का बौद्धिक इस विषय पर था, अनुच्छेद 370। इस प्रकार विषयों का पाठ्यक्रम सब बनाने में उनकी सहायता बहुत अच्छी तरह प्राप्त हुई। उनका एक यह है, इस प्रकार उनका कार्य रहा। परंतु संघ का कार्य संघ शिक्षा वर्ग छोड़ दीजिए, संघ कार्य इसके बारे में सोचते समय विशेष गुणों के आधार पर संघ का कार्य चलता है, केवल विद्वत्ता के आधार पर संघ कार्य नहीं चलता। इसलिए संघ कार्य क्या है, इसका चौखट की परिभाषा बहुत कठिन है, परंतु संघ कार्य के लिए जो गुण चाहिए वो मोटे तौर पर हम अगर इनका विभाजन करते कि मोटे तौर पर, ये अधिकृत बात नहीं, मेरा विचार में बता रहा हूं। बौद्धिक और बैठक, संपर्क और संवाद, ये 4 में हम विभाजित कर सकते हैं। और बैठक और बौद्धिक, इसमें चर्चा कथा ये सब आता है, परंतु मेरा कहने का तात्पर्य है तत्व संबंधित प्रतिपादन, तत्व संबंधित जानकारी, तत्व संबंधित विकास, उसके लिए ये बौद्धिक और बैठक
इनके द्वारा होता है। तो संघ तत्व का अधिष्ठान ये बौद्धिक बैठक जैसे में होता है। उसी प्रकार संवाद और संपर्क ये अधिकतः संघ स्थान के बाहर की बात है। घर में जाना, ये सब करना, उसके कारण लोक संग्रह होता है। और लोक संग्रह और तत्व संग्रह दोनों से संघ का कार्य पूरा होता है। अब उसके लिए एक स्वयंसेवक को केवल वैयक्तिक गुण नहीं, जिन गुणों का स्वभाव सामूहिक है, सामाजिक है, उस प्रकार के गुणों की आवश्यकता रहती है, उस गुणों की। और उसमें मिलनसारिता, कंपनी लविंग, कंपनी मिंगलिंग, मिलनसारिता, प्रियमवादिता, पूर्वभाषिता। कोई आदमी मिलता है, जब तक कोई आदमी आकर परिचय नहीं करवाता तब तक दोनों मौन, जैसे टू टायर में बैठते समय कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा। परंतु भगवान श्री राम की एक गुणवत्ता, विशेष गुणवत्ता यह थी, वाल्मीकि कहते हैं पूर्वभाषी, अर्थात मिलने पर प्रथम भाषण उनका होगा, कहाँ से आइए, नाम क्या है, इसको कहते हैं पूर्वभाषिता। वे संघ कार्यकर्ता की अच्छी शैली है। संवाद प्रियता, संवाद करने में उनको वो शौकीन होना चाहिए। संवाद, संपर्क की उत्सुकता, श्रवण क्षमता, अकृत्रिम व्यवहार, अकृत्रिमता, अनौपचारिकता, अमानिता, अनहंकारिता, समता, ममता, प्रेम, अपनापन, सहकार, सहयोग, अनसूय, अपैशुन इत्यादि सारे गुण सामूहिक है। और इन गुणों का विकास भाषण से नहीं होता, आचरण से होता। और आचरण के लिए विशेष प्रकार का वातावरण संघ शाखा में बनता। इसलिए संघ शाखा के कारण ये अनौपचारिकता, सामूहिकता, सामंजस्य, प्रेम, मिलन जुलना, ये सब एडजस्टमेंट, इस प्रकार के गुण, सामूहिक गुण सारे हम में विकसित होते संघ स्थान से। आज हमने उनके जीवन की स्मृतियाँ, अनुभवों के आधार पर अपने शास्त्री के गुण क्या क्या थे करके लगभग 40 लोगों ने लिखे, उसका विमोचन भी आज हुआ। वे सारे आप पढ़िए, उसमें उनकी मिलनसारिता, संवाद प्रियता और श्रवण क्षमता और सहायता, प्रेम, लगाव, अनसूया, अपैशुन और अलिप्तता, इस प्रकार के गुणों के प्रसंग इस किताब में सब आया है, आप पढ़िए। परंतु कुल मिलाकर आप सोचिए, इन किताबों, इन गुणों का श्रेय असल में श्रीपति शास्त्री केवल अकेले को जाता है कि संघ स्थान के कार्य को जाता है। ये गुणों के परिवर्धन का श्रेय संघ शाखा का है। इसलिए कहते समय अपने श्रीपति जी संघ स्थान की माटी का उपज है। वे आसमान से नहीं नीचे टपके, परंतु संघ स्थान के माटी से उभरे। वे संघ स्थान के उपज है, ये हमको सोचना चाहिए। परंतु अध्यापन में प्रावीण्य का विषय वो अंततोगत्वा भगवान की देन है। ये किताब में बहुत अधिक प्रसंग आए हैं। उनकी स्मरण शक्ति अलौकिक थी, अद्भुत थी स्मरण शक्ति। वो देखिए,
वो भगवान की देन है। और पंडिताई, ग्रहण क्षमता सबको नहीं मिलती, वो भगवान की देन है। बुद्धि धर्मिता, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, सारे लोग शंकराचार्य नहीं बन सकते, सभी लोग आइंस्टाइन नहीं बन सकते, वो भगवान की देन है। परंतु भगवान परम कारुणिक, पक्षपाती नहीं। अर्ह कौन है वो देखता है, और अर्हता देखकर भगवान अपने कारुण्य का प्रसाद उस अर्ह को देता है। उस दृष्टि से अहोभाग्य श्रीपति जी की आत्मा का, वे भगवान की कृपा का अर्ह बन गए, इसलिए भगवान की कृपा के कारण उनको ये गुण मिल गए, ये गुण सारे मिल गए। इसलिए और गुण मिलने के बावजूद उन्होंने काम किया। और देखिए, अध्यापक वृत्ति से निवृत्त होने के बाद अगर वे चाहते, वे पुणे छोड़कर अपने मैसूर में वापस जा सकते अथवा नागपुर में जा सकते, कारण वे अखिल भारतीय अधिकारी बन चुके थे। अखिल भारतीय अधिकारी के नाते अपना केंद्र वे नागपुर भी बना सकते अथवा कर्नाटक भी बना सकते, परंतु यहाँ भी उन्होंने पुणे को नहीं छोड़ा। मानो वे पुणे के पूर्व जन्मवासी थे, पुणे को नहीं छोड़ा। मेरा अंदाज है यहाँ भी उनके मन में यादवराव जी मार्गदर्शक हुए होंगे। क्यों? यादवराव जी 1942 में प्रचारक के नाते कर्नाटक में भेजे गए, 1942 में, और 50 साल, ठीक 50 साल, 92 तक वे वही रहे। और यादवराव जी का अंतिम श्वास बेंगलुरु में ही उन्होंने छोड़ा। 50 साल वहीं थे। शायद उसी से प्रेरणा ली होगी अपने शास्त्री जी ने, और वे अखिल भारतीय दायित्व मिलने पर भी, पुणे के धंधे से निवृत्ति होने पर भी उन्होंने पुणे नहीं छोड़ा। 50 साल तक वे वहीं रहे। उस प्रकार देखते समय उनके दीक्षक यादवराव और दीक्षित श्रीपति दोनों में समानता है। तो इस प्रकार उन्होंने अंतिम सांस की अंतिम घड़ी तक वे पुणे में ही रहे। आए पुणे में और पुणे छोड़कर अंतिम क्षण तक नहीं गए। इस प्रकार के अपने ये थे। और उनके नाम से अपने लोगों ने एक अनुसंधान करने वाली संस्था भी प्रारंभ की है, और उनसे प्रेरणा लेकर उसी प्रकार आगे जाते 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 तात्विक अधिष्ठान और भारतीय अस्मिता का बोध, उसका जागरण, इस प्रकार का काम जो संघ का है, इंटेलेक्चुअल काम जिसको हम कहते हैं, उसके लिए भी अपने शास्त्री जी बहुत बड़े प्रेरक बन चुके हैं। इस प्रकार है उनका जीवन, अत्यंत मूल्यवान जीवन, सबको प्रेरणा देने लायक जीवन, परंतु संघ का उपज, इस प्रकार के अपने सेठाई थे। और अंत में मैं कहना इतना ही चाहूँगा, अंतिम जब परम पूजनीय गुरु जी का देहांत हो गया और पूजनीय बाला साहब देवरस सरसंघ चालक बने, और उस अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा परम पूजनीय दंत के प्रथम की प्रतिनिधि सभा, जिसमें पूजनीय बाला साहब सरसंघ चालक बन चुके थे, उस समय जितने सारे स्वयंसेवक प्रतिनिधि के नाते सामने बैठे थे, उनसे पूजनीय बाला साहब ने कहा, अपने पूर्व परम पूजनीय
दो सरसंघ चालक डॉक्टर जी और गुरु जी दोनों के अथक अखंड तप के कारण आज हमारे पास देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का एक समूह विद्यमान है। ये कहा, मैंने स्वयं सुना था वो भाषण। मुझे लगता है उन देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं में एक है अपने डॉक्टर श्रीपति शास्त्री, और उनके जीवन का स्मरण करने का सुयोग आज मुझे मिला। इसलिए उनके विलक्षण व्यक्तित्व के सन्मुख मेरा विनम्र साष्टांग प्रणाम करके मैं मेरे आज का विचार यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। आप सब लोगों का मेरा विनम्र नमस्कार।